गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन और ये बीएससी पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर का टॉपिक है। माई सेल्फ डॉक्टर निशा सिरोया, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज़ूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। Osmoregulation is the process by which an organism regulates the water and electrolytes balance in its body to maintain the homeostasis। अर्थात परासरण क्या है? परासरण वह क्रिया है या परासरण नियमन वह क्रिया है जिसमें कोई सजीव अपने शरीर के अंदर प्रोटोप्लाज्म में जल की मात्रा को कांस्टेंट बनाए रखता है, अर्थात नियत बनाए रखता है, और अपने बॉडी फ्लूइड में एक स्थिर परासरण दाब और जो सॉल्ट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन का भी रेगुलेशन करता है या उनका नियमन करता है। तो इस प्रकार जो एनिमल्स होते हैं उनमें कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर जल की मात्रा का नियत रहना बहुत आवश्यक है। यदि इस जल की मात्रा में परिवर्तन होता है तो ये परिवर्तन बहुत ही कम होना चाहिए, ताकि जो बॉडी फ्लूइड है वो ना तो अधिक डाइल्यूट हो और ना ही अधिक कॉन्सेंट्रेट हो। तो इस प्रकार से क्या होता है कि बॉडी में जो वाटर होता है उसका इनफ्लो या पानी के निष्कासन की जो प्रक्रिया होती है उसके बाहर निकलने की एक निश्चित सीमा होती है। इनके बीच में एक बैलेंस बना रहता है। Osmoregulation is a process that regulates the osmotic pressure of fluids and electrolytes balance in organism. In animals, this process is brought about by osmoreceptors, which can detect changes in the osmotic pressure। यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उसके अंदर अगर इस ऑस्मोटिक प्रेशर में कोई चेंज होता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ऑस्मोरिसेप्टर्स पाए जाते हैं। Humans and most other warm-blooded organism have osmoreceptors in the hypothalamus। तो इस प्रकार से ये जो ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं ये इसमें काम करते हैं। अब हम ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में देखते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन दो तरह का हो सकता है और इसके आधार पर जो एनिमल्स होते हैं उनको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। पहले हम बात करेंगे ऑस्मो कन्फर्मर्स की। ऑस्मो कन्फर्मर्स आर organisms that try to match the osmolarity to their body with their surroundings। In other words, these animals maintain the same osmotic pressure inside the body as the outside water, and they conform there through active or passive means। Most marine invertebrates such as starfish, jellyfish and lobsters are osmoconformers। यानी कि osmoconformers क्या है? ये वो एनिमल्स है जिनमें कि बॉडी फ्लूइड की जो कंसंट्रेशन होती है, जो उनकी सांद्रता होती है, वो बदले हुए उनके आसपास के सराउंडिंग जो वातावरण होता है, जलीय वातावरण होता है, उसके अनुसार परिवर्तित हो जाती है। यानी कि वे अपनी इस सांद्रता को उससे मैच करते हैं। इनके ऊतकों में बहुत अधिक सहनशीलता पाई जाती है और इसके कारण इनकी कोशिकाओं में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो सुचारू रूप से चलती रहती है। इसके विपरीत जो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं ये वे प्राणी होते हैं जिनमें कि जो कि परासरण के रूप से ये स्थायी होते हैं, यानी कि इसमें बाह्य वातावरण में परिवर्तन होने पर इन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑस्मो रेगुलेटर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट एक्टिवली रेगुलेट देयर ऑस्मोटिक प्रेशर इंडिपेंडेंट ऑफ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। यानी कि बाहर आसपास की सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो उस पर ये डिपेंड नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंटली अपने आप को ये मेंटेन करते हैं। मैनी वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर ऑस्मोरेगुलेटरी एंड मोस्ट फ्रेश वाटर फिशेज आर कंसिडर्ड टू बी ऑस्मोरेगुलेटरी टू। तो इस प्रकार से ये अपने आप को बाहर आसपास के वातावरण में होने वाले चेंजेस का इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम कुछ फ्रेश वाटर और जो फिशेस है या जो सी वाटर फिशेस है उसमें ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस किस प्रकार से होती है उसको देखेंगे। पहले हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन फिशेस।
Freshwater fishes. Freshwater fishes are hypertonic to their surroundings environment, which means that the concentration of salt is higher in their blood than other surrounding water. यानी कि अब हम फ्रेश वाटर एनिमल्स या फ्रेश वाटर फिशेस की बात करें तो फ्रेश वाटर में पाए जाने वाली जो फिशेस होती है या जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स या वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं, ये अपने सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट होता है उसकी तुलना में हमेशा हाइपरटोनिक होते हैं। इसलिए इन प्राणियों में एक समस्या होती है कि जो वाटर होता है, जल होता है, निरंतर इनके शरीर में प्रवेश करता रहता है और साथ ही कुछ जो सॉल्ट्स होते हैं, लवण होते हैं, वो भी मात्रा इनके शरीर से बाहर निकलती रहती है। तो ये इनमें प्रमुख समस्या होती है। They absorb a controlled amount of water through the mouth and gill members, and due to this intake of water, they produce a large quantities of urine, through which a lot of salt is lost. यानी कि इसमें ये समस्या हमेशा बनी रहती है। अगर यही प्रक्रम चलता रहता है तो एनिमल में सॉल्ट की कमी आ जाती है और शरीर के अंदर हीमोडाइल्यूशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस समस्या से निपटने के लिए क्या होता है, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग विधियों के द्वारा इसका सॉल्यूशन किया जाता है। जैसे शरीर के अंदर आवश्यकता से अधिक अगर जल है तो या तो उसको स्टोर कर लिया जाता है या उसे पंपिंग की क्रिया के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और जो साल्ट वगैरह है उनकी क्षति को रोकने के लिए, उन्हें संतुलित बनाए रखने के लिए इन प्राणियों में कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित हो जाते हैं, जिसके कारण कि गिल्स, त्वचा या रेक्टम या जो एलिमेंट्री कैनाल है उनके विभिन्न पार्ट से ये जो सॉल्ट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस प्रकार ये अपने बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर का इंटेक है उसको बाहर निकालते हैं, साथ ही जो सॉल्ट्स वगैरह हैं उसका ये एब्जॉर्प्शन करते रहते हैं। द सॉल्ट इज़ रिप्लेस्ड विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रिच सेल्स इन द गिल्स एंड दीज सेल्स एब्जॉर्ब सॉल्ट इनटू द ब्लड फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर। इसी प्रकार से अब हम बात करें ऑस्मोरेगुलेशन इन मराइन फिश या जो समुद्री प्राणी होते हैं उनमें ऑस्मोरेगुलेशन किस प्रकार से होता है, तो हम देखते हैं कि समुद्र में रहने वाले जो विभिन्न प्रकार के फिशेस है या जो एनिमल्स हैं, समुद्री जल की तुलना में इनके शरीर का जो बॉडी फ्लूइड होता है वो अधिक डाइल्यूट होता है, क्योंकि इनके बॉडी फ्लूइड में समुद्री जल की तुलना में जो सॉल्ट्स होते हैं उनकी मात्रा लगभग आधी ही होती है। इसलिए इनमें क्या होता है कि इन प्राणियों में परासरण के द्वारा जल की क्षति होती रहती है, यानी कि जो वाटर है वो शरीर से बाहर निकलता रहता है और विसरण क्रिया के द्वारा इनमें सॉल्ट्स को संरक्षित किया जाता है। कंपेयर टू फ्रेश वाटर फिश, मैराइन फिश फेस द ऑपोजिट प्रॉब्लम, यानी कि इसमें जस्ट अपोजिट कंडीशन होती है। दे हैव अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन देयर ब्लड देन अदर सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट। Consequently, it results in the tendency to lose water and absorb the salt, यानी कि जो वाटर है वो इनके शरीर से बाहर निकलता है। To get around this problem, marine fishes drink large quantities of water and restrict urination, यानी कि इस समस्या के समाधान के लिए ये अधिक मात्रा में पानी को ग्रहण करती है। इसलिए और इसके साथ साथ इसके अंदर जो इनकी इस समस्या के कारण कई बार क्या होता है कि जो सेल्स होती है उसकी मृत्यु तक हो जाती है। तो इस समस्या से बचने के लिए इनमें कुछ विशिष्ट प्रकार की ग्रंथिल कोशिकाएं भी पाई जाती है। ये कोशिकाएं गिल्स में पाई जाती है और ये क्या करती है, जो अत्यधिक लवण का उत्सर्जन है वो करती है, ज़्यादा जो इसमें बॉडी के अंदर ज़्यादा सॉल्ट्स को स्टोर नहीं होने देती है। Another additional energy expenditure also arises as these organisms actively need to expel salts from the body, means through the gills.
यानी गिल्स में कुछ स्पेशल प्रकार की इसमें सेल्स पाई जाती है जिससे कि इसमें एक्सेस मात्रा में जो सॉल्ट है उसको बाहर निकाला जाता है। अब हम बात करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन इन ह्यूमंस। द किडनी इज द मेन ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोरेगुलेशन इन ह्यूमंस. Water, amino acids and glucose are reabsorbed by the kidney. When the water level in the body is high, it releases a large amount of hypertonic urine. यानी कि हम किडनी की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल ऑस्मो रेगुलेशन के लिए जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है वो किडनी होती है। जब बॉडी में वाटर जो है उसकी मात्रा अधिक होती है, वाटर लेवल अधिक होता है, तो हाइपोटोनिक यूरिन यानी कि लार्ज मात्रा में जो यूरिन है वो रिलीज़ किया जाता है और वो भी अधिक डाइल्यूट होता है। व्हेन द वाटर लेवल इज़ लो इट रिटेन्स वाटर एंड प्रोड्यूस अ लो अमाउंट ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन। और इसकी अपोजिट यदि बॉडी में वाटर का लेवल यदि कम है तो बॉडी क्या करेगी, जल की अधिक से अधिक मात्रा को बॉडी में रोके रखेगी और जो यूरिन है वो भी हाइपरटोनिक होगा। इस प्रकार से किडनी जो होती है वो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट और जो वाटर होता है उसके बैलेंस को बनाए रखती है। इस चित्र में एक साइकिल के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं कि अगर लो वाटर बैलेंस होगा तो क्या होगा, और इसी प्रकार से इसमें एक हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन, एंजियोटेंसिन सेकेंड एंड एंटी डायरेटिक हार्मोन्स होता है। ये एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है उसको ये कंट्रोल करते हैं। सम वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑल्सो लॉस्ट बाय द perspiration. Osmoreceptors in hypothalamus of the brain control the thirst and secretion of ADH. जो ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर पाए जाते हैं, ये ह्यूमंस के अंदर जो थर्स्ट होती है और जो ADH का सिक्रेशन होता है उसको ये कंट्रोल करते हैं। ADH opens the water channels for aquaporins allowing the water to flow. Thus, the kidney keeps absorbing water until the pituitary gland stop releasing ADH. इस प्रकार से ये जो ADH हार्मोन है, ऐसे ब्रेन है, अगर ये कम मात्रा में ADH हार्मोन रिलीज़ करेगा तो उससे वाटर किडनी के अंदर जो वाटर रीअब्जॉर्ब होगा वो कम मात्रा में होगा, उसकी कम मात्रा में एब्जॉर्प्शन होगा। तो इससे क्या होगा, जो यूरिन का आउटपुट है वो अधिक होगा, यानी कि जो यूरिन है वो अधिक मात्रा में रिलीज़ होगा और वो भी डाइल्यूट होगा, और इससे जो वाटर कंटेंट है ब्लड का वो नॉर्मल बना रहेगा। इससे विपरीत परिस्थिति में यदि हम देखें, ब्रेन यदि ADH अधिक मात्रा में अगर प्रोड्यूस करेगी तो इससे क्या होगा कि जो वाटर रीअब्जॉर्ब होगा किडनी के द्वारा वो हाई मात्रा में, हाई लेवल पे होगा, और ज़्यादा मात्रा में रीअब्जॉर्ब होने के कारण यूरिन का आउटपुट कम होगा, कम मात्रा में यूरिनेशन होगा और ये कंसंट्रेटेड होगा। तो इस प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है और बॉडी की जो कंडीशन है उस अकॉर्डिंग बॉडी के अंदर वाटर और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका बैलेंस बनाए रख सकते हैं। इस प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, और इस ऑस्मो रेगुलेशन के द्वारा एक एनिमल के अंदर जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ उसको कांस्टेंट बनाए रखा जा सकता है। थैंक यू।